या सेंट्रम कहलाएगा, और पीछे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा आर्च कहलाएगा। तो हमने लिखा है कि इसकी फ्लैट बॉडी फ्रंट साइड में सेंट्रम होगी और न्यूरल आर्च बिहाइंड पीछे वाले साइड में होगी। अब बीच में एक छेद किया हुआ है, इस छेद को हम फोरामेन कहते हैं, न्यूरल फोरामेन, क्योंकि इस छेद से ही स्पाइनल कॉर्ड पार करेगी। तो इसे हम न्यूरल कैनाल या फोरामेन का मतलब छेद भी कहते हैं, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। तो हमने वो भी लिखा है। दूसरा पॉइंट में देखिए क्या लिखा है कि न्यूरल कैनाल, जिसको फोरामेन कहते हैं, वो आपको किसके किसके बीच में मिलेगी? पीछे वाला पोर्शन आर्च और आगे का पोर्शन सेंट्रम, इन दोनों के बीच में है। तो हम बोलेंगे कि जो छेद है बीच का, फोरामेन, याद रखिएगा उसका नाम है न्यूरल फोरामेन या न्यूरल कैनाल। और इसी से आप पाएंगे कि ब्रेन से आगे बढ़ते हुए लटकी हुई जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसी छेद से पार करते हुए नीचे तक जाएगी, और पूंछ वाली जो होती है ना बोन, कॉर्डल बोन, वहां तक चली जाती है। तो एक वर्टिब्रा को अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको सभी समझ में आ जाएगा। ये चीज तो आप जान गए कि बीच में घुसा हुआ रहता है, ये न्यूरल कैनाल में ही है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर पार करेगा। तो न्यूरल कैनाल का नाम है फोरामेन, और ये पाई जाती है बिटवीन सेंट्रम जो फ्रंट साइड का है और पीछे का न्यूरल आर्क। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमने लिखा है कि इट पासेस थ्रू दिस कैनाल। अब पीछे का जो आर्क है, न्यूरल आर्क, इसके बारे में थोड़ा गौर कीजिए। न्यूरल आर्च के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें दो पेडिसिल होती हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ पेडिसिल किसको कहेंगे? आगे की तरफ पेडिसिल जो होती है वो ये दोनों पेडिसिल कहलाएगी। ये पेडिसिल है और ये पेडिसिल है। देखिए पेडिसिल ये पोर्शन है, पीछे का पोर्शन आर्च है ना, तो ये पेडिसिल है और ये पेडिसिल है आगे की तरफ। न्यूरल आर्च तो ये हुआ, आगे का पोर्शन ये होगा, पीछे का पोर्शन ये होगा। तो न्यूरल आर्च में आगे की तरफ एक जोड़ा पेडिसिल होगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और पीछे की तरफ एक जोड़ा लैमिना होगा। आगे की तरफ राइट साइड में और पीछे की तरफ राइट साइड में और पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में। तो फिर से समझिए, फिर से मैं बता रहा हूं कि एक वर्टिब्रा में आगे की तरफ सेंट्रम होगा बॉडी, पीछे की तरफ न्यूरल आर्च, और इन दोनों के बीच में एक छेद होगी, कैनाल, फोरामेन न्यूरल कैनाल, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड पार करेगी। ओके, समझ में आया? बहुत आसान है। उसके बाद मुझे बताना है कि न्यूरल आर्क में भी आगे की तरफ पेडिसिल होगी। इधर एक पेडिसिल पी मैंने लिखा है और इधर लैमिना होती है, एल हमने लिखा है। तो ये बात हमने लिख दिया है कि दो लैमिना और दो पेडिसिल, पेडिसिल आगे की तरफ और लैमिना पीछे की तरफ। ठीक है ना? एकदम आसान है, समझ में आ गया। अब हम बता रहे हैं कि पेडिसिल जो होती हैं, और इस पेडिसिल की अगर हम बात करें, इस वर्टिब्रा का है, तो इस पेडिसिल के ऊपर या इस वर्टिब्रा के ऊपर दूसरा वर्टिब्रा रखिएगा आप, तो बिल्कुल इसी तरह से सज जाएगी। प्लेट के ऊपर प्लेट रखाएगा तो, लेकिन एक वर्टिब्रा के ऊपर में दूसरा वर्टिब्रा जब रखेंगे तो पेडिसिल पेडिसिल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करेगा, और दो वर्टिब्रा के बीच में आप पाएंगे कि वहां पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है जो बना होता है कार्टिलेज का। तो यहाँ पे मुझे ये भी बताना है कि पेडिसिल जो होती हैं वर्टिब्री की, बाद वाली दूसरी जो ऊपर में वर्टिब्री है नीचे में जो होंगी, वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन फॉर पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मतलब इसको आसानी से समझ लीजिए कि एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, और ऐसा बना रहता है कि जो न्यूरल कैनाल या फोरामेन होगा वो बिल्कुल बीच में ही रहेगा, ताकि उसी से पार कर सके सभी वर्टिब्रा में स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन दो वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज की बनी हुई डिस्क होती है, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। अब आप और भी एक बात जानिए, अभी बात हो रही थी न्यूरल आर्क की। न्यूरल आर्क में आपने जाना आगे की तरफ पेडिसिल, पीछे की तरफ लैमिना, लेकिन इसके अलावा इसमें निकली हुई हड्डियां होती हैं साइड से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं, नुकीला सा हड्डी है, उसको हम न्यूरल स्पाइन कहते हैं। ये एक प्रोसेस है नुकीले की तरह। राइट साइड और लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो देखिए हमने लिखा है कि टिप ऑफ द न्यूरल आर्च में न्यूरल स्पाइन होती है, और हमने लिखा है कि ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होती है साइड में होती है, इधर ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इधर ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो हमने लिखा है कि ट्रांसवर्स प्रोसेस भी होंगी ऑन द साइड्स, और इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में गड्ढे होते हैं, गड्ढे को कहते हैं फैसेट्स। गड्ढे को क्या बोलते हैं? फैसेट्स। और फैसेट्स में ही क्या होता है ना, इसी फैसेट्स में आप पाएंगे कि सेट होती हैं। इसी फैसेट्स पे आर्टिकुलेशन के लिए देखिए मैंने क्या लिखा है कि आर्टिकुलेट करने की फैसेट्स होती हैं जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस की बेस में पाई जाती है। इसमें दो ऊपर में होंगी और दो नीचे में होंगी। मतलब ऊपर वाला को सुपीरियर फैसेट्स कहेंगे या अपर फैसेट्स कहते हैं, जिसको हम प्री जाइगो
फाइसिस कहते हैं। देखिए इस नाम को बस थोड़ा याद रखिएगा कि ऊपर वाले फैसेट्स को, ऊपर वाले छेद को हम पहले कहेंगे अपर या प्री जाइगोफाइसिस, जो कि दो होगा, एक बाई दाहिनी तरफ एक बाई तरफ, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस पर होगा। और नीचे में भी पाएंगे कि लोअर साइड में भी पोस्ट जाइगो हाइपोफाइसिस होती है, जाइगोफाइसिस होती है, नॉट हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, ये नीचे वाली कहलाती है, इसको हम इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स मतलब गड्ढा कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 हो जाएंगी फैसेट्स, 2 हो जाएंगी ऊपर में बाईं तरफ दाहिनी तरफ प्री जाइगोफाइसिस, जिसको हम अपर फैसेट्स कहेंगे, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस में होंगी दाहिने साइड वाले में और बाएं साइड वाले में, और नीचे में भी दाएं साइड और बाएं साइड में 2 होंगी, जो इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स या लोअर पोस्ट जाइगोफाइसिस कहलाएंगी। और ये अरेंजमेंट इतना बढ़िया होता है कि जब आप दूसरे वर्टिब्रा की बात करेंगे, एडजेसेंट वर्टिब्रा की बात करते हैं, एडजेसेंट वर्टिब्रा मतलब क्या होता है कि एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरा वर्टिब्रा, तो आप पाएंगे कि ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर जो ऊपर में और नीचे में, जो आप ऊपर में और नीचे में जो पा रहे हैं, जो जाइगोफाइसिस है, फैसेट्स है, वो ऐसा दूसरे वर्टिब्रा पे सेट कर जाता है कि एक दूसरे पे स्लाइड करता है, ग्लाइड करता है, मतलब ज्वाइंट्स ग्लाइडिंग होता है, वहां पर ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। एक वर्टिब्रा का प्री जाइगोफाइसिस या अपर वाला जो कहते हैं फैसेट्स, और दूसरे का जो होगा अपर वाला फैसेट्स, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करता है, इसलिए एक एग्जांपल हो जाता है ज्वाइंट्स में ग्लाइडिंग ज्वाइंट का। ठीक है ना? तो ये आपको फिर से मैं फटाफट बता रहा हूं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट इसको मैंने साइड से लिखा है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, कंप्रोमाइज शॉर्ट में मैं फिर से इसको आपको बता रहा हूं, सुनिए बढ़िया से। किसी भी वर्टिब्रा में अगर हम देखें तो आगे का पोर्शन कहलाएगा सेंट्रम बॉडी, पीछे का पोर्शन आर्च, न्यूरल आर्च कहेंगे। और ये न्यूरल आर्च जो है ना, इसमें आप पाएंगे कि आगे की तरफ पेडिसेल्स, पीछे की तरफ लैमिना, और इन दोनों के बीच में होती हैं कैनाल। इन दोनों के बीच में क्या होती हैं? न्यूरल कैनाल। साइड से ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होती हैं, और इस ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में आप पाएंगे कि ऊपर की तरफ प्री जाइगोफाइसिस होती हैं और नीचे की तरफ पोस्ट जाइगोफाइसिस होती हैं। फैसेट्स कहते हैं उसको, गड्ढे कहते हैं, जिसकी हम कहानी बाद में सुनाएंगे। तो एक वर्टिब्रा में ऐसा होता है। अभी मैं वर्टिब्रा का भी एक छोटा सा मैं आपको दिखलाऊंगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा एक क्लिप दिखाऊंगा जो अच्छा लगेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, ये मैं एक और बनाया हूं वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा है किसका? गौर से देखिए क्या है ये वर्टिब्रा। मैंने सर्वाइकल वर्टिब्रा में एंट्री मार लिया। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं? 7 होती हैं, गर्दन में होती हैं, इन द नेक, और ये छोटे साइज की होती हैं। आप याद रखिए, जैसे जैसे वर्टिब्रल कॉलम में ऊपर से नीचे जाएंगे ना, तो सर्वाइकल वर्टिब्री छोटी होती है, उससे बड़ी थोरेसिक वर्टिब्री होती है, उससे बड़ी होती है लंबर वर्टिब्री, और इस तरह से आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे वर्टिब्री बड़ी होती जाती है। सर्वाइकल वर्टिब्री की हम बात कर रहे हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री की कुछ पॉइंट्स पहले सुन लीजिए, इसके पहले मैं दोहरा देता हूं कि हमारे बैकबोन में या वर्टिब्रल कॉलम में कुल मिलाकर के 26 होती हैं बोन्स, और इसका फॉर्मूला क्या है? C7 सर्वाइकल वर्टिब्री 7, T12 थोरेसिक वर्टिब्री 12, और थोरेसिक वर्टिब्री मत भूलिएगा कि ये रिब केज बनाने में मदद करती हैं। और सर्वाइकल वर्टिब्री में फिर से याद दिलाता हूं, पहला एटलस, दूसरा एक्सिस, और बाकी 3, 4, 5, 6, 7 वो टिपिकल वर्टिब्री कहलाती है। और तीसरे नंबर की जो होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, वो लंबर वर्टिब्री, L1, L2, L3, L4, L5 करके आपने देखा था ना वीडियो। उसी के बीच में जो कार्टिलेज होती है पंचर करके वहां पे बेहोश करते हैं। स्पाइनल एनेस्थेसिया मरीज को देना पड़ता है जब आप सर्जन बनेंगे ना, तो L2 या L3 के बीच में ही वहां पे पंचर करके आप स्पाइन्स को आप शून्य करेंगे, एनेस्थेसिया देंगे। सैक्रल जो होती है, हम 1 लिख करके ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं? क्योंकि 5 बोन इसमें आपस में फ्यूज हो जाती है। और कॉक्सिजियल जो होती है, इसमें 1 लिख के ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं? इसमें 4 हड्डियां फ्यूज कर जाती हैं। तो अगर हम एक एक काउंट करेंगे तो 26 हो जाएगी, और अगर हम 5 और 4 काउंट करेंगे तो वो आप अर्ली स्टेज में बच्चों में पाएंगे, एकदम अर्ली स्टेज में, तो 33 हो जाएगी। तो एटलस के बारे में जानना है आपको, समझना है कि सर्वाइकल वर्टिब्री का जो पहला जो वर्टिब्रा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एटलस। ये एटलस मैंने दिखाया, एटलस पहला है, दूसरा एक्सिस। थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। वैसे हमने आपको बेसिक आइडिया बताया है कि सभी वर्टिब्रा में आगे की तरफ सेंट्रम, पीछे की तरफ आपको न्यूरल आर्क, दोनों के बीच में न्यूरल कैनाल, साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस, ऊपर में प्री जाइगोफाइसिस, नीचे में पोस्ट जाइगोफाइसिस। इतना तो आप जान लिए हैं। अब देखिए कि एटलस जब रहेगा तो इसमें क्या रहेगा। इसमें कह रहा है ना
कि आगे का जो पोर्शन है सेंट्रम वो रिड्यूस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा है, देखिए उतना बड़ा विकसित नहीं है जैसा कि टिपिकल में था। तो इसमें एटलस में बता रहे हैं कि एटलस हैज रिड्यूस सेंट्रम या बॉडी। पीछे का जो पोर्शन होता है न्यूरल का आर, उसमें न्यूरल स्पाइन वो भी रिड्यूस होता है। तो मैं वो भी लिख रहा हूं कि एटलस है जो प्री जाइगोपोफाइसिस होती हैं और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस होती है। तो प्री जाइगोपोफाइसिस जो होती हैं, जो छेद होता है फैसेट्स, वो हमारे स्कल के दो कॉन्डाइल होते हैं ना। कॉन्डाइल का मतलब ट्यूरिकल, उभार। तो स्कल के दो कंडाइल में जाकर के फिट करती हैं। कौन? ये दो फैसेट्स ऊपर में होती है ना एटलस के ऊपर दो होती हैं सुपीरियर प्रोसेस, ये वाली और ये वाली। ये जाकर के ह्यूमन स्कल का दो कंडाइल होता है डाइकॉन्डाइल, उस पे जाकर सेट करती है। आपको जानना चाहिए कि ह्यूमन का स्कल जो है डाइकॉन्डाइलिक होती है। कॉन्डाइल का मतलब होता है ट्यूबरिकल, ट्यूबरिकल का मतलब उभार जो फिट हो जाएगा। तो इसके सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट जो दो होंगी वो फिट करती हैं दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, और इस तरह से हम अपने गर्दन को नॉड करते हैं या हिलाते हैं। और नीचे वाली जो आर्टिकुलर फैसेट्स होती हैं वो साधारण होती हैं, सर्कुलर होती हैं। लेकिन एक खास बात इसमें और है कि इसमें एक मीडियन भी होता है, मीडियन फैसेट, इसके बीच में भी एक फैसेट होता है, याद रखिएगा। और मीडियन फैसेट जो होती हैं वो दूसरे नंबर की जो वर्टिब्रा होता है ना, जिसका नाम है एक्सिस, उसके साथ ओडेंटॉइड प्रोसेस में जाकर के वो सेट करती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है यहाँ पे मीडियन फैसेट जो होती हैं उसको हम लोग ओडेंटॉइड फोरामेन, गड्ढा को, छेद को फोरामेन कहते हैं। तो आपको क्या क्या इसमें स्पेशल चीजें मालूम हुई? अगर एटलस का मान लीजिए अगर वर्टिब्रा पूछा जाएगा तो बताएंगे क्या पॉइंट? पहला पॉइंट बताएंगे कि पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ऑलराइट। दूसरा पॉइंट कि इसमें सेंट्रम रिड्यूस होगा और न्यूरल स्पाइन भी रिड्यूस होगा, ओके। तीसरा पॉइंट कि इसके मीडियम में भी एक फोरामेन या छेद होगा जो जाकर के सेट करेगी किससे? वो सेट करेगी सेकंड वर्टिब्री होती है ना, एक्सिस से। और इसकी जो सुपीरियर जो प्रोसेस होती है जिसको हम प्री जाइगोपोफाइसिस कहते हैं, ये जाकर हमारे स्कल, हमारे खोपड़ी के दो होते हैं ना कॉन्डाइल्स, उसमें जाकर सेट करेंगी, जिसके कारण हमारी मूवमेंट होती है। तो ये बातें एटलस के बारे में जानना है, इतनी बातें आपको जरूर जानना है। इसके अलावा दो छोटे छोटे छेद और भी दिख रहे हैं, ये दो छोटे छेद हैं क्योंकि ट्रांसवर्स प्रोसेस में होती है। साइड से मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, इस साइड से, इस छेद से, छोटे छोटे फोरामेन से नर्व्स इंटर करती हैं और ब्लड की वेसल्स इंटर करती हैं, ब्लड की आर्टरी होती है ना वो इंटर करती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आर्टेरियल कैनाल होता है, ये भी मैंने लिखाया है, बताया है, देखिए हमने बताया है कि आर्टेरियल कैनाल, वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल। तो ये जो आप साइड में जो फोरामेन देख रहे हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, ये दोनों इसके थ्रू क्या होती है कि आर्टरी भी, ब्लड की वेसल भी इंटर करती है, जो सारे स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स होते हैं, ब्रेन के सेल्स होते हैं, उसके अंदर ब्लड सप्लाई करेंगी। साथ साथ नर्व भी आप पाएंगे, नर्व की फाइबर्स भी होती हैं। तो ये दोनों जो है फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम, ये जो है जो पैसेज है ब्लड वेसल्स के लिए, और ये ब्लड वेसल्स है जो आर्टरी कह सकते हैं इसको, जो कि हार्ट से निकलती हैं और ब्रेन में जाती हैं। तो ये ब्रेन में कैसे जाएंगे? थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए क्या होता है ना कि अगर किसी को अगर वर्टिब्रल कॉलम में पीछे रीढ़ की हड्डी पीछे से टूट गई, गिर गई, तो उसमें नर्व का प्रॉब्लम होने का चांस रहता है, साथ साथ ब्लड का सप्लाई रुकने का चांस रहता है, इसलिए ब्रेन हेमरेज होने का चांस रहता है। तो ये था सर्वाइकल वर्टिब्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें खास पॉइंट याद रखना है कि इसमें फ्रंट साइड, बैक फाइसिस जो डबल कोंडाइल ऑफ स्कल से सेट करेंगी, और नीचे में जो होती है पोस्ट के बारे में हमने बताया कि वो रिड्यूस होता है, लेकिन मीडियम वाला इंपॉर्टेंट होता है जिसको ओडेंटॉइड फोरामेन कहते हैं, जो दूसरे वर्टिब्रा से फिक्स हो जाती है, ओके। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपको अगर पूछा जाए फार्मूला, वर्टिब्रल फार्मूला, तो आप C7, T12, L5, S1 और C1 बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल वर्टिब्री 7, थोरेसिक 12, L5, सैक्रल 1 और साथ साथ कॉक्सियल 1। अब थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, इतना गहराई में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा फास्ट में बता रहा हूं। सेकंड वर्टिब्रा का क्या नाम है? एक्सिस। ये मजबूत इसमें ओडेंटॉइड प्रोसेस होती है जिसका नाम है डेंस, डेंस कहते हैं। ये डेंस जो है ना, वो बीच में जो
छेद होता है ना फर्स्ट वाले एटलस में, ओडेंटॉइड कैनाल में जाकर फिट करती है। तो लिखा हुआ है डेंस, जिसको हम ओडेंटॉइड प्रोसेस कहते हैं, वो जाकर एटलस के बीच वाले कैनाल के नीचे में नहीं था मीडियन कैनाल, ओडेंटॉइड कैनाल, उसमें जाकर सेट कर जाएंगे। और इस तरह से सर ओडेंटॉइड प्रोसेस होता क्या है? हाँ डेंस कहते हैं। हाँ बोलिए, दिख रहा है ना? वो ओडेंटॉइड प्रोसेस होता क्या है उसमें? ओडेंटॉइड कैनाल का मतलब, इससे आप पाएंगे कि इसका कनेक्शन एटलस से होगा ना, एटलस में छेद होगा और उसके थ्रू जो है एक्सिस से वो जुड़ा रहेगा। एक्सिस दूसरा बोन है सर्वाइकल का, तो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट बनाएगा ना, तो ऐसा मीडियन उसके सेंटर पे ऐसा कनेक्शन होता है एटलस और एक्सिस के बीच में, कि रोटेशन हम कर सकें थोड़ा बहुत गर्दन का। तो हम अपने गर्दन को साइड में रोटेट करते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है एटलस और एक्सिस के बीच का ओडेंटॉइड कैनाल का कनेक्शन। अब समझ में आ रहा है? और जानने वाली बात यह है कि एक्सिस को वो सब कैरेक्टर तो एक्सिस में मिलेगा ही, जो सभी वर्टिब्रा में होता है, आगे की तरफ सेंट्रम, पीछे की तरफ न्यूरल आर्क, लेकिन स्पाइन जो होती है न्यूरल स्पाइन, वो बाइफिड होगा। उसको मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। बाइफिड जैसे सांप का कैसे जीव होता है, दो लोब वाली, तो बाइफिड होता है, ये एक्सिस की पहचान। थोरेसिक वर्टिब्री की बात कीजिए, थोरेसिक वर्टिब्री तो आप जानते हैं, थोरेसिक वर्टिब्री सर्वाइकल वर्टिब्री के बाद मिलेंगी, फार्मूला में आपने देखा है, टोटल मिला के 12 होती हैं। तो ये जो होंगी सर्वाइकल वर्टिब्री से लार्जर होंगी, ज्यादा मजबूत होंगी, ज्यादा थिक होंगी, इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस भी ज्यादा थिक होंगी जो साइड से होती है। की तरफ जो न्यूरल स्पाइन होगी वो लंबी होगी और नीचे की तरफ रहती हैं। और ये थोरेसिक वर्टिब्री में रिब्स से बांधने के लिए, थोरेसिक वर्टिब्री से ही ना आप पाएंगे कि रिब्स बंधा रहता है। और ये थोरेसिक वर्टिब्री किधर मिलेगा? बैक साइड में, मतलब डॉर्सल साइड में, और विट्रल साइड में जाकर को स्टर्नम से जुड़ेगा। तो हमने लिखा है कि थोरेसिक वर्टिब्री में साइड्स होती हैं रिब्स के अटैचमेंट के लिए। थोरेसिक वर्टिब्री 12 होंगी। और थोरेसिक वर्टिब्री क्या करती हैं? इट मेक्स अ रिब्स केज। इसका काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करेगी अपने अंदर वाइटल ऑर्गन को, हार्ट को और लंग्स को। और इसके साइड्स की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, उसमें गड्ढे जो होंगे, उस गड्ढे से हमारा रिब्स है ना, रिब्स का हेड, रिब्स का जो एक किनारा है वो उससे जाकर के बंधेगा, और दूसरा किनारा रिब्स का किधर जुड़ेगा? स्टर्नम से। लेकिन सभी रिब्स का नहीं, जो ट्रू रिब्स है उसी का, मतलब फर्स्ट 7 जो जोड़े रिब्स होते हैं, उसी में आप पाएंगे कि उसका एक किनारा जाकर ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ेगा और दूसरा किनारा जाकर स्टर्नम से जुड़ेगा। ट्यूबरिकल का मतलब होता है उभार, कॉन्डाइल को भी हम ट्यूबरिकल कह सकते हैं, निकला हुआ ट्यूबरिकल, और गड्ढे को कहते हैं फैसेट्स, और कैनाल को हम फोरामेन भी कहते हैं, होल को, कैनाल को हम फोरामेन भी कहते हैं। तो इन बातों को आप समझ लीजिए, फोरामेन का मतलब कैनाल, और गड्ढे का मतलब फैसेट, कॉन्डाइल का मतलब उभार या प्रोट्यूबरेंस, कॉन्डाइल का मतलब ट्यूबरिकल भी कहते हैं। तो ये थोड़ा हम बढ़ा करके बतला रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया हुआ है। अगर थोड़ा हम उसके बाद चलें लंबर वर्टिब्री में, देखिए तो लंबर वर्टिब्री कौन से एरिया को कवर करेगी? हमारा एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन समझते हैं? जैसे आप एक बॉडी को देखिए, हेड है, इस हेड में नेक हो गई, और नेक के बाद ये ट्रंक हो गई, और ट्रंक को डिवाइड करती है डायफ्राम, ऊपर में आ जाएगी क्या? विसरा, और नीचे में एब्डोमेन। तो ये एब्डोमेन जो होता है, इस एब्डोमेन के अंदर जो यहाँ पे बैक साइड में जो बोन्स होंगी, वो कहलाती है लंबर बोन। लंबर बोन है जो सबसे बड़ी होती है, और नीचे आ जाएंगी सैक्रम से। सैक्रम में आप पाएंगे कि 5 हड्डियां होती हैं, इसलिए सबसे बड़ी हड्डियां पूछी जा सकती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आप बताएंगे वर्टिब्रल कॉलम की, तो उसमें आप आंसर देंगे लंबर वर्टिब्रा। और वर्टिब्रल कॉलम में सबसे छोटी हड्डी होगी सर्वाइकल। तो लार्जेस्ट और थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है लंबर वर्टिब्रा एमंग ऑल वर्टिब्रल कॉलम, या एमंग ऑल कह सकते हैं वर्टिब्री। और ये वजन संभालती है ट्रंक का, इट गियर्स द वेट ऑफ द ट्रंक ऑफ द बॉडी। देखिए इसमें न्यूरल स्पाइंस नुकीला नहीं, हॉरिजॉन्टल होता है, और छोटा होता है, ठीक होता है इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये सब कुछ स्पेशल फीचर हैं जो मैं आपको अलग से इसमें डायग्राम के साथ भेजूंगा। सैक्रम के बारे में आपको पता है, पहले से मैं बोल रखा हूं कि सैक्रम जब डेवलप्ड बच्चे होते हैं तो उसमें सिंगल बोन होंगी, लेकिन वो बनती है फ्यूजन ऑफ 5 बोन से। ये ट्रायंगुलर शेप की होती हैं, कनकेव होता है आगे की तरफ और कन्वेक्स होती है पीछे की तरफ। और सैक्रम, और आपने पेल्विक गर्डल का नाम सुना होगा, इलियम, तो सैक्रम और इलियम आपस में फ्यूज होकर इलियोसैक्रल जॉइंट बनाती है।
तो यहाँ पे याद रखना होगा कि पेल्विक गर्डल से सैक्रम बंधी होती है और इस पे पूरा बॉडी का वेट भी रहता है। एक चीज और भी जानना है कि नर्व्स वगैरह को एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए यहाँ भी होल्स होती हैं, यहाँ भी फोरामेन होती हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सैक्रम में भी आप पाते हैं कि सैक्रम जो होती है नीचे होती है, लंबर के नीचे। और फिर जो है टेल बोन होती है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉकिक्स, कॉडल बोन, टेल बोन। ये कॉडल कॉकिक्स जो होती हैं, टेल बोन जो होती हैं, 4 बोन के फ्यूजन से होती हैं और कॉक्सिजियल बोन भी इसे कहते हैं, और ये सैक्रम के नीचे होती है, सैक्रम के बेस के ऊपर। तो इतनी गहराई में हमने आपको बताया है। वैसे आपके एनसीईआरटी कहती है इतना डिटेल में नहीं जानने के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको जानना चाहिए। और इसके बाद हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो है ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स से सवाल पूछा जाता है, तो ज्वाइंट्स के बारे में आपको जानना चाहिए। ज्वाइंट्स के बारे में आज मैं बतला दे रहा हूं, कल मैं उसका है जो आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। आपके बुक में ज्वाइंट्स 3 तरह की बताई गई हैं और लोअर क्लासेस में 2 तरह की। एक ज्वाइंट ऐसा जो हिलेगा, चलेगा, मूव करेगा, उसको मूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। दूसरी ज्वाइंट्स ऐसी होती हैं जो मूव नहीं करती हैं, उसको इमूवेबल कहते हैं। लेकिन मूवेबल में देखा गया है कि उसमें भी 2 तरह के मूवेबल होती हैं। एक थोड़ा थोड़ा मूव करेगा तो स्लाइटली मूवेबल, और दूसरा है कि बड़े आसानी से मूव करेगा तो उसको हम फुल्ली मूवेबल कहेंगे। तो आइए ज्वाइंट्स को पहले समझते हैं। ज्वाइंट्स जो होती हैं वो आर्टिकुलेशन में, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इट इज द आर्टिकुलेशन बिटवीन 2 बोन्स, और ज्वाइंट्स इसी को कहते हैं। और ज्वाइंट्स को हम आर्थ्रोस भी कहते हैं, इसलिए ज्वाइंट्स की स्टडी को हम आर्थ्रोलॉजी कहें। हम मोबिलिटी के आधार पे हम ज्वाइंट्स के 3 ग्रुप में बांटे हैं। अगर मोबिलिटी नहीं है तो इमूवेबल ज्वाइंट कहेंगे, या हम फाइब्रस ज्वाइंट कहेंगे। फाइबर्स रहेंगी, टाइट हो जाएंगी, मूव नहीं करने देंगी, तो फाइब्रस ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट बोलेंगे। और इसका एक नया नाम दिया गया है, सीन मतलब फ्यूज किया हुआ, आर्थ्रोसिस। ज्वाइंट कहते हैं आर्थ्रस को, तो सीन आर्थ्रोसिस या इमूवेबल या फाइब्रस। फाइब्रस से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, फाइब्रस जो कार्टिलेज होती है वो बहुत मजबूत होती है। पेल्विक गर्डल में दोनों तरफ का जो कोक्सल बोन होता है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़ी रहती है। वहां पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज मिलता है जिसका नाम है फाइब्रस कार्टिलेज। तो फाइब्रस कार्टिलेज वहां पे मिलेंगे जहां पे मजबूती ज्यादा चाहिए, और वीकेस्ट कार्टिलेज जो होती है उसको हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। तो फाइब्रस और हाइलिन के बारे में इतना जानना है कि दोनों कार्टिलेज हैं, और कार्टिलेज जो स्ट्रांग होंगी वो फाइब्रस होंगी, जो वीक होंगी वो हाइलिन होंगी। हाइलिन का मतलब ट्रांसपेरेंट और कमजोर। तो फाइब्रस कार्टिलेज में मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आर्टिकुलेट करने वाला जो एंड्स होता है, मतलब कि इसमें जो मूव करने वाला जो एंड्स होता है वो आपस में पूरी तरह से लॉक्ड होती हैं, और पूरा फाइबर्स इसमें भरा होता है। कोलाजेन फाइबर्स बहुत भरा होता है। देखिए 3 तरह के इसके सब टाइप्स हैं। एक टाइप है सूचर। सूचर कहते हैं जैसे 2 चीज को साट करके बीच में लाइन होता है ना, तो सूचर होती है जो हमारे खोपड़ी में दिखाई देता है। गॉम्फोसिस होती हैं जो हमारे दांत में, आप दांत उसके गड्ढे में कुछ सॉकेट होती हैं, पेग और सॉकेट का ज्वाइंट, और गॉम्फोसिस होती है। और सिंडेस्मोसिस भी होती हैं। इसका भी एग्जांपल है जो मैं आपको अलग से बताता हूँ। पहले ये जान लें कि फाइब्रस ज्वाइंट्स में मूवमेंट नहीं, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल स्कल है, और दूसरा दांत जो टूथ और जो सॉकेट में होती है, पेग और सॉकेट। बॉल और सॉकेट नहीं बोल रहे हैं, पेग्स एंड सॉकेट। अब दूसरे तरह की जो ज्वाइंट्स होती हैं उसका नाम है क्या नाम है, उसका नाम है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, जो कि थोड़ा थोड़ा मूव करेंगी। एम्फी आर्थ्रोसिस कहलाती है, थोड़ा थोड़ा मूव करेंगी। इसमें एनसीईआरटी में बस शॉर्ट में ही लिखा है, लेकिन मैं आपको इसका भी 2 टाइप बताता हूँ, प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी टाइप इसका कार्टिलेज ज्वाइंट का, थोड़ा थोड़ा मूव करने का। और प्राइमरी जो होती है वो, उसका एग्जाम्पल है कि हमारी जो हड्डियां होती है ना, जैसे हड्डी ये ले लीजिए, ये हड्डी है, इसका एक किनारा लॉन्ग बोन्स का, लॉन्ग बोन भी होता है, शॉर्ट बोन भी होता है, तो ये कहलाता है साफ्ट, इसको हम साफ्ट कहते हैं। और ये किनारा कहलाता है एपिफाइसिस। इन दोनों के बीच का जो ज्वाइन यहाँ पे होता है ना, ये ज्वाइनिंग, इस ज्वाइनिंग में जो कार्टिलेज मिलेगा उसको हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहते हैं। तो एपिफाइसिस ये हो गई, और साफ्ट ये हो गया। साफ्ट को हम डायाफाइसिस भी कहते हैं। एक बोन की स्टडी में मैं बताया था, फिर मैं बताऊंगा कि बीच वाला पोर्शन को डायाफाइसिस या साफ्ट भी कहते हैं, और किनारे वाले पोर्शन को हम एपिफाइसिस कहते हैं। इन दोनों के बीच के ज्वाइनिंग में कार्टिलेज मिलेगा, जो कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होंगी, प्राइमरी कार्टिलेज। हमने जो 2 आपको पेल्विक गर्डल में बताया, 2 कोक्सल जो बोन के बीच का ज्वाइनिंग होता है जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, वो सेकेंडरी होती है।
कारण कि इसमें बहुत ज्यादा कोलेजन फाइबर्स और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, प्लस दो वर्टिब्रल कॉलम, दो वर्टिब्रा के बीच में भी जो मैंने बताया कि जो कार्टिलेज की जो बोन होती है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाती है। और स्टर्नम में भी आप पाएंगे कि जब रिब्स जाके ज्वाइन करती है तो वहां भी कार्टिलेजनस ज्वाइंट होती हैं। तो कार्टिलेजनस ज्वाइंट जो होती हैं, आपका पोजीशन समझ में आ रहा है, हड्डियों में एपिफाइसिस और शाफ्ट के बीच में। नीचे अगर आप पेल्विक गर्डल में लेंगे तो दोनों कोक्सल बोन के बीच का ज्वाइनिंग जो होता है वो दो वर्टिब्रा के बीच में, जहां पे हम पंचर करके एनेस्थेटाइज करने के लिए सुई देते हैं, और रिब और स्टर्नम का जो ज्वाइनिंग होता है वहां पर। तीसरे तरह का जो ज्वाइंट होता है उसका नाम है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट सबसे ज्यादा मूवेबल ज्वाइंट होती है। इसका दूसरा नाम है डाई आर्थ्रोसिस। तो आइए हम पहले ज्वाइंट्स से रिलेटेड एक छोटा सा पहले हम देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ पे मुझे ज्वाइंट्स दिखलाना है। ये एक स्टूडेंट जो है वो वॉक कर रहा है, उसके शोल्डर्स, उसके पांव चल रहे हैं, उसके कारण अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइंट्स हैं। तो ये मूवमेंट दिखा रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स। आपको ज्वाइंट्स देखना है, समझना है थोड़ा ब्रीफ में, टाइम की कमी है लेकिन आप देख लेंगे, उतना समय है वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ज्वाइंट्स को हम लोग दो तरह के बताए गए हैं, मूवेबल और फिक्स ज्वाइंट्स। फिक्स ज्वाइंट्स खोपड़ी में है, लेकिन मूवेबल में दो टाइप हमने बताया है। एक हमने बताया है कार्टिलेजिनस और दूसरा बताया है साइनोवियल। साइनोवियल अच्छी तरह से मूव करेंगे, कार्टिलेजिनस स्लाइटली मूव करती है। और कार्टिलेजिनस में आपको प्राइमरी सेकेंडरी बताया है गहराई में। और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का एग्जांपल भी मैंने बताया, दो वर्टिब्रा के बीच में। और आपको मैंने बताया मूवेबल जो होती हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स, उसके कई टाइप्स हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स जो हमारे शोल्डर और हमारे हिप बोन में होती हैं, ज्वाइंट में हिंज ज्वाइंट होती हैं जो कब्जे के जैसा गेट के पास होता है। पिवोटल ज्वाइंट होती हैं, पिवोट का मतलब सेंटर पे। कॉन्डिलॉइड, कॉन्डिलॉइड मतलब निकला रहेगा उभार जैसा। देखिए कितना अच्छा से बताया है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कंधे के पास है, पिवोटल ज्वाइंट एल्बो के पास है, सैडल ज्वाइंट्स हमारे अंगूठे के पास है, एलिप्सोइडल ज्वाइंट पाम के पास है, हिंज ज्वाइंट ठेवने के पास है, और प्लेइंग ज्वाइंट जो है जिसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट्स, इन दोनों में आपको कौन सा ज्वाइंट मिलेगा? यहाँ पे बोलिए। इसमें आपको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मिलेगा। शोल्डर में पेक्टोरल गर्डल का जो छेद होता है ना, ग्लिनोइड कैविटी, उसमें ह्यूमरस का हेड सेट होता है, तो वहां पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहलाता है, जो साइनोवियल ज्वाइंट या मूवेबल ज्वाइंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इसमें देखिए बॉल जैसा स्ट्रक्चर है और उसका गड्ढा सॉकेट कहलाता है। बड़े आसानी से आप पाएंगे कि बॉल एंड सॉकेट जो होती हैं वो बड़े आसानी से आप पाएंगे कि बॉल सॉकेट में घूमते रहती है, बड़े आसानी से, बिना किसी प्रॉब्लम का। और इसीलिए सबसे ज्यादा आसानी से मूव करने वाला ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। हमारे बाह में, शोल्डर में, हमारे पैर में आप बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाएंगे। अब ये हिंज ज्वाइंट कोहनी में होता है। ये जैसे दरवाजे में एक पल्ले का दरवाजा होता है ना, तो कैसे एक पल्ले का दरवाजा खुलता है, बंद होता है, तो डोर में कब्जा के कारण, तो वहां पे आप पाएंगे की ज्वाइंट होती है। उसके अलावा घुटने में भी हमारा जो आप देखते हैं हिंज ज्वाइंट होती है। पिवोटल ज्वाइंट जो होती हैं वो कहाँ होती है? पिवोटल ज्वाइंट वो एक तरह से स्लाइड करेंगी गोला के तरफ, वो आपने एटलस और एक्सिस देखा, उसी में ऐसा होता है पिवोटल ज्वाइंट। C1 और C2 मतलब क्या हुआ? C1 मतलब सर्वाइकल 1 और C2 मतलब सर्वाइकल 2 वर्टिब्रा। और सर्वाइकल 2 का डेंस बताए थे ना, जाइपोफाइसिस जो बता रहे थे, वही है जो C1 में जाकर रोटेट करेगा और मूवमेंट कहलाएगा कैसा? मूवमेंट कहलाएगा वो पिवोटल। कॉन्डिलॉइड मतलब, कॉन्डिल मतलब निकला हुआ उभार, ऊपर वाले में कॉन्डिल है, ये हमारी उंगलियों में मिलता है।
तो हमारी उंगलियों में फैलेंजेस जो होती है ना, फैलेंजेस का किनारा जो होता है वो चौड़ा थोड़ा होता है कॉन्डाइल जैसा, और दूसरे में वो फिट हो जाता है। लेकिन ये अंतिम वाले में नहीं होता, हमारी उंगलियों के लास्ट जो हड्डियां होती है वो आगे पॉइंटेड हो जाती है। तो ये कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट कहलाती हैं, जो हमारे फैलेंजेस में पाई जाती हैं। और ये साफ साफ दिख रहा है, कॉन्डाइल मतलब उभार जैसा, ट्यूबरिकल जैसा। तो ये हमारी उंगलियों में फैलेंजेस में पाई जाती हैं कॉन्डिलॉइड। ये बहुत बढ़िया से घोड़े की जो नाल रखाती है सैडल ज्वाइंट, तो सैडल ज्वाइंट हमें हमारे अंगूठे में मिलेगा, थंब होता है ना, वहां पे एक ऐसा घाट जैसा बना रहता है, उसमें आप बैठ जाते हैं, तो सैडल ज्वाइंट उसी को कहते हैं। ये भी एक तरह का कैसा है, बहुत बढ़िया ज्वाइंट है। जैसे हमारा रिस्ट का जो है ना बोन कार्पल्स, और उसके बाद पाम्स का मेटाकार्पस, उन दोनों के बीच में आप पाएंगे कि सैडल ज्वाइंट्स होती हैं। थंब वाला ज्वाइंट खास कर जो होता है उसी की मैं बात बता रहा हूँ। ग्लाइडिंग ज्वाइंट तो वर्टिब्रा में मैंने बताया आपको, कैसे एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरा वर्टिब्रा, दोनों के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क और स्लाइड करती है, उसी को ग्लाइड करना कहते हैं। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट होती हैं हमारे जाइगोपोफाइसिस के बीच का ज्वाइंट्स, या फिर कार्पल कार्पल के बीच वाला ज्वाइंट्स, या फिर टार्सल टार्सल के बीच वाला ज्वाइंट। तो टार्सल टार्सल के बीच वाला ज्वाइंट भी आपको कहलाएगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इस तरह से आपने देखा। अब मैं आपको वापस ले चलता हूं स्क्रीन के पास, और मैं आपको फिर दिखलाता हूं। तो टाइम इज रनिंग आउट, लेकिन मैं आपको, हाउ कैन आई सी दिस, हाँ ओके। सो टाइम इज रनिंग आउट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने सभी ज्वाइंट्स के बारे में जान लिया है, लेकिन साइनोवियल ज्वाइंट्स हमने नहीं बताया। साइनोवियल ज्वाइंट्स अभी हमने सिर्फ वीडियो से दिखाया, उसमें कई टाइप्स हैं, देयर आर 7 टाइप्स। प्लेन जो साइनोवियल होती हैं ज्वाइंट, उसको हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं, जो हमने बताया कि वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन जाइगोपोफाइसिस, कार्पल कार्पल के बीच में, या फिर टार्सल टार्सल के बीच में। हिंज ज्वाइंट को हम लोग एल्बो ज्वाइंट या एंकल के ज्वाइंट या घुटने की ज्वाइंट कहते हैं, या फैलेंजेस में भी ज्वाइंट होती हैं और एक प्लेन में ज्वाइंट करती है। हिंज ज्वाइंट को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, एक सिंगल सा हैंकी, हैंकी में एच से हिंज होगा और नी से नी ज्वाइंट। तो हैंकी जहां याद रखेंगे तो एच से हिंज और नी से आपको नी ज्वाइंट याद रहेगा। पिवोटल ज्वाइंट जो मैंने बताया, एटलस जो पहला सर्वाइकल होता है, दूसरा एक्सिस। मैं लेक्चर दे रहा हूं लगातार, टाइम निकल जाएगी, यू कॉम्प्रोमाइज, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, सो प्लीज बियर विथ मी। पिवोटल ज्वाइंट आपको मिलेंगी रेडियस अल्ना के बीच में और एटलस एक्सिस के बीच में। कैसे याद करेंगे? पा, पा पापा होते हैं, पा उसमें पी